क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतने विविधताओं वाले लोकतंत्र को टूटने से आखिर कौन बचाता है? अक्सर हम सोचते हैं कि सत्ता को बांटने का मतलब है कंट्रोल खो देना, राइट? लेकिन सच तो ये है कि पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो वो जरूरी गियर सिस्टम है जो एक पूरे देश को बिखरने से रोकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। आप देखिए, कोई भी जटिल समाज तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब वहां शक्तियों को बांटने का एक सॉलिड, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो। सिंपल शब्दों में कहें तो यही सत्ता की साझेदारी असल में लोकतंत्र का असली इंजन है। तो आज की इस चर्चा में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी का असली अर्थ, फिर ये आखिर जरूरी क्यों है। उसके बाद हम इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को देखेंगे। फिर बात करेंगे सामाजिक और सामुदायिक साझेदारी की, और अंत में राजनीतिक दलों और गठबंधनों के रोल को डिकोड करेंगे। चलिए फिर बिना देरी किए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सत्ता की साझेदारी का आखिर मतलब क्या है? ओके, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सत्ता की साझेदारी का सीधा सा मतलब है पावर को सरकार के अलग अलग अंगों, समूहों या संस्थाओं के बीच बांट देना। ये क्यों किया जाता है? ताकि डिसीजन मेकिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके। और सबसे बड़ी बात, इससे शक्तियां किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथों में सिमट कर नहीं रह जाती। मतलब डिक्टेटरशिप या तानाशाही के पनपने का चांस ही खत्म। अब आते हैं दूसरे भाग पर। ये सब जरूरी क्यों है? आइए इसके कुछ अहम कारणों को देखते हैं। पावर को बांटने के पीछे दो बहुत ही अलग तरह के तर्क काम करते हैं। पहला है प्रूडेंशियल यानी युक्तिपरक कारण, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। पावर बांटने से अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होते हैं और देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरी तरफ आते हैं नैतिक या मॉरल कारण। देखिए, सत्ता की साझेदारी तो लोकतंत्र की आत्मा है। एक सच्चे लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक जरूरत है। और इसी बात पर सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही गहरी लाइन सामने आती है कि सत्ता की साझेदारी हर समाज में जरूरी है। जी हाँ, हर समाज में, चाहे वो देश आकार में बहुत छोटा हो या वहाँ कोई बहुत बड़ा सामाजिक विभाजन न भी हो। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन यूनिवर्सली काम करता है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असल में सरकारी पावर को बांटा कैसे जाता है? चलिए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। सबसे पहले क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या होता है कि सरकार के अलग अलग अंग एक ही लेवल पर रहकर काम करते हैं। जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका इन सब पर नजर रखती है। इनमें से कोई भी अंग सर्वशक्तिमान नहीं है। ये सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। है ना एकदम शानदार तरीका शक्तियों का बैलेंस बनाए रखने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे काम करता है। यहाँ पावर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। सबसे ऊपर पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्यों की सरकारें और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन, जैसे हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नेंस एकदम जमीनी स्तर तक पहुंचे। और इस थियरी को अगर हम असल जिंदगी में देखें तो ये आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है। भारत में बिहार जैसे राज्यों में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पूरे 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जमीनी स्तर पर सत्ता के असल बंटवारे का एक ये बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल उदाहरण है। लेकिन गवर्नेंस की कहानी सिर्फ सरकारी ढांचों तक ही सीमित नहीं है। आते हैं भाग 4 पर, सामाजिक और सामुदायिक साझेदारी। किसी भी विविध आबादी वाले देश में सत्ता को सिर्फ सरकारी लेवल पर बांट देना काफी नहीं होता। पावर को समाज के अलग अलग जातीय, भाषाई, धार्मिक और लैंगिक समूहों के बीच भी शेयर किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों की पूरी रक्षा हो सके और हर किसी को लगे कि हाँ, सिस्टम में हमारी भी एक आवाज है। अब जरा सोचिए कि जब एक ही देश के नागरिक अलग अलग भाषाएं बोलते हो तो क्या होता है। हमारे पास दो एकदम अलग देशों के उदाहरण हैं। एक तरफ बेल्जियम है, जिसने भाषाई समानता और कम्युनिटी गवर्नमेंट के जरिए अपनी डाइवर्सिटी को बहुत ही खूबसूरती से अकोमोडेट किया। और दूसरी तरफ श्रीलंका। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना, जहां सिंगली समुदाय का वर्चस्व बना और अल्पसंख्यकों को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया। और हम सब जानते हैं कि इसके नतीजे कितने विनाशकारी रहे।
बेल्जियम के इसी मॉडल से जुड़ी एक बहुत ही स्पेसिफिक और हैरान करने वाली घटना सोर्स मटेरियल में मिलती है। बेल्जियम के मर्चडेम शहर के मेयर ने स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर ही बैन लगा दिया था। अब ये कदम स्पष्ट रूप से बेल्जियम के उस सफल सत्ता साझेदारी मॉडल की मूल भावना के एकदम खिलाफ जाता है, क्योंकि भाषाई विविधता को दबाने का कोई भी प्रयास अंततः कम्युनिटी पावर शेयरिंग के पूरे आइडिया को ही खोखला कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे डायनामिक हिस्से पर, भाग 5, राजनीतिक दल और गठबंधन। मॉडर्न डेमोक्रेसी में गठबंधन सरकारें या कोएलिशन गवर्नमेंट्स थोड़ी मेसी लग सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी सच्चाई है। होता क्या है कि जब किसी एक पार्टी को चुनाव में एकदम स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार बनाने के लिए कई पार्टियों को एक साथ आना पड़ता है, चुनाव से पहले या बाद में। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वर्किंग गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको सत्ता और कैबिनेट की कुर्सियां कई अलग-अलग दलों के बीच शेयर करनी ही पड़ेंगी। और हाँ, एक बात और, सिस्टम में इन्फ्लुएंस सिर्फ उन नेताओं के पास नहीं होता जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि छात्र संघ, मजदूर यूनियन या बड़े बिजनेस एसोसिएशंस, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की साझेदारी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ये ग्रुप्स लगातार काम करते हैं ताकि वो सरकार की नीतियों और फैसलों पर अपना प्रभाव डाल सकें। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस के चश्मे से गठबंधनों की इस पूरी सच्चाई को निष्पक्ष रूप से देखें, तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसका बड़ा फायदा यह है कि इससे अलग-अलग क्षेत्रीय और राजनीतिक आवाज़ों को ताकत मिलती है और रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से प्रशासनिक चुनौतियां भी आती हैं। पार्टियों के बीच आपसी खींचतान, सरकार में अस्थिरता और कई बार जरूरी फैसले लेने में होने वाली बहुत ज्यादा देरी। अब रिप्रेजेंटेशन की बात चल ही रही है, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 10.86%। 15वीं लोकसभा में सिर्फ 59 महिला सांसद थीं, जो पूरे सदन का महज 10.86% हिस्सा बनता है, मतलब 11% भी नहीं। ये नंबर हमें एकदम साफ बताता है कि सत्ता की साझेदारी के मामले में हमने भले ही कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन सभी को समान और व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही उत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सत्ता की साझेदारी आखिरकार एक देश को पूरी तरह से एकजुट कर पाती है, या फिर ये बस हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उन गहरे विभाजनों को मैनेज करने का एक तरीका भर है जिन्हें हम कभी खत्म नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे सिस्टम की असलियत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।